सुप्रभात दोस्तों साथियों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की विभिन्न बोली। बोली के संबंध में आज आपको हम पढ़ाएंगे कितनी प्रकार की बोलियां हैं, कौन कौन सी बोलियां हैं, अपभ्रंश क्या है, उस संबंध में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोली क्या है। पहले हम बोली को समझ लेते हैं। बोली, उपबोली, फिर उसके बाद जो हमारी भाषा है, उपभाषा है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, जो हमारी उपबोली है, ठीक है दोस्तों, क्या है उपबोली? ये है हमारी उपबोली। इसके बाद आती है हमारी बोली। क्या आती है इसके बाद? ये हमारी उपबोली है। इसके बाद हमारी आती है बोली, फिर उपभाषा। क्या है? उपभाषा। उपभाषा, फिर इसके बाद आती है हमारी भाषा। ये जो उपबोली है, उपबोली होती है गांव स्तर पर। गांव स्तर पर, ठीक है। बोली जो होती है जिला स्तर पर होती है, जिला स्तर पर। और जो हमारी उपभाषा होती है, ठीक है, जो हमारी उपभाषा होती है, यह होती है प्रदेश स्तर पर। प्रदेश स्तर, प्रदेश स्तर पर हमारी होती है उपभाषा। और जो भाषा होती है हमारी, यह होती है देश स्तर पर। ठीक है, देश स्तर पर। ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि अभी जब आपको हम बोली पढ़ाएंगे तो वहाँ अपभ्रंश भी आएगा, बोली भी आएगा, तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। इसको ध्यान दीजिएगा। जो हमारी उपबोली होती है वह गांव स्तर पर होती है। जो हमारी बोली होती है जिला स्तर पर होती है। जो उपभाषा होती है प्रदेश स्तर पर होती है। और जो भाषा होती है वह होती है देश स्तर पर। अब इसी का क्षेत्रीय रूप, ठीक है, इसी का, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय रूप, इसको भी जान लीजिए। ये क्या है? क्षेत्रीय रूप। ये क्षेत्रीय रूप है, इधर से चलता है, या हम ऐसे मान लेते हैं, इधर से ऐसे मान लेते हैं। अब भाषा का क्षेत्रीय रूप उपभाषा, ठीक है। इसको अगर इधर से हम तीर को ले चलेंगे इधर को, तो भाषा का क्षेत्रीय रूप उपभाषा, उपभाषा का क्षेत्रीय रूप बोली, और बोली का क्षेत्रीय रूप उपबोली। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना। यहाँ से भी प्रश्न बना लेगा कि भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होता है, तो उपभाषा होती है। उपभाषा का क्षेत्रीय रूप क्या होता है? बोली होती है। बोली का क्षेत्रीय रूप क्या होता है? उपबोली होती है। ये तीर का निशान इधर को चला आएगा, और इधर को देखेंगे तो हमारी उपबोली गांव स्तर पर, बोली जिला स्तर पर, उपभाषा प्रदेश स्तर पर, और भाषा देश स्तर पर। अगले पेज पर चलते हैं। अब हम आते हैं अपभ्रंश पर। अपभ्रंश क्या है, इसको जानते हैं। अपभ्रंश, अपभ्रंश बहुत जरूरी प्रश्न है, इसको समझना आवश्यक है। अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। क्या? बिगड़ा हुआ रूप। यह है बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश। ये बिगड़ा हुआ रूप है। अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि के महापुराण में मिलता है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग, अपभ्रंश हमारा यहाँ से शुरू होता है। यह है हमारा संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के बाद हमारा आता है पाल, और पाल के बाद आता है हमारा प्राकृत, प्राकृत के बाद आता है हमारा, प्राकृत के बाद आता है हमारा अपभ्रंश। क्या आता है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद आता है हमारा जो है अवहट्ट। अवहट्ट आता है, इसको यहाँ से समझने की कोशिश करना। अवहट्ट आता है, ठीक है। और अवहट्ट के बाद फिर हमारा आता है क्या? अवहट्ट के बाद आता है हमारा पुरानी हिंदी। क्या आता है? पुरानी हिंदी, जिसको गुलेरी ने कहा है पुरानी हिंदी। और पुरानी हिंदी के बाद आता है हमारा हिंदी, या फिर खड़ी बोली भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्रम है। अब यहाँ पर हमारा क्या शब्द मिला? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का मतलब होता है, अपभ्रंश का मतलब होता है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप। अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि के महाभारत में मिलता है। पतंजलि के महाभारत में मिलता है। इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। पतंजलि, ठीक है। पतंजलि, पतंजलि के महाभारत में, पतंजलि के महाभारत में इसका सबसे पहले प्रयोग मिलता है। और फिर इसके बाद फिर जो है, इसके बाद फिर जो है अपभ्रंश शब्द का अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि,
अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। नोट करना, स्वयंभू। और किसने कहा इसको? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। इनकी रचना है पौंचर्य। क्या है? और छंद शास्त्र। ये भी यहां से प्रश्न बना लेगा। पौंचर्य, पौंचर्य और छंद शास्त्र, छंद शास्त्र, ठीक है, छंद शास्त्र। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश शब्द की बात बता रहे हैं। अभी जब हम बोली आपको पढ़ाएंगे तो वहां अपभ्रंश शब्द मिलेगा, तो फिर अपभ्रंश का मतलब नहीं जान पाओगे। अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप, निकृष्ट रूप। और अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू को किसने कहा अपभ्रंश का वाल्मीकि? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो कि हिंदी के पहले कहानीकार माने जाते हैं। और इनकी रचनाएं हैं पौंचर्य और छंद शास्त्र। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। अब आते हैं अपभ्रंश पर। अपभ्रंश क्या है? ठीक है, अपभ्रंश, अपभ्रंश क्या है? ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। किसके अनुसार? भोलानाथ तिवारी के अनुसार। भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश, अपभ्रंश के 7 प्रकार माने हैं। कितने प्रकार माने हैं? 7 प्रकार। अब हम एक एक अपभ्रंश देखते हैं। क्या है हमारा? सौरसेनी अपभ्रंश। सबसे पहले हम आते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। क्या आते हैं? सौरसेनी अपभ्रंश। अब आप लोग अपभ्रंश को समझ गए होंगे ना कि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप, निकृष्ट रूप। सबसे पहले हमारी संस्कृत आती है, फिर पाली आती है, तब अपभ्रंश आता है। अपभ्रंश का मतलब है दोस्तों, जो इसका जन्म हुआ था वो हुआ था 8वीं सदी से। ठीक है, 8वीं सदी से, 8वीं सदी से 14वीं सदी, 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच अपभ्रंश की रचनाएं मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको कब माना है? 1050 से 1375, यानी कि 1050 से 1375, 1050 से 1375 इसको तो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन 8वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक क्या माना गया है? अपभ्रंश माना गया। अपभ्रंश की रचना है। अपभ्रंश में हमारे जो विद्यापति हैं वो आदिकालीन कवि हैं। उनकी कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली क्या है? अपभ्रंश में ही मिलती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद बताए। कितने भेद बताए? 7 भेद। अब देखते हैं हम सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश देखते हैं। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश हम देखते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? पश्चिमी हिंदी। अब यहाँ पर प्रश्न बना लेगा, प्रश्न बना लेगा कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो फिर रटने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा, दिमाग को कंठस्थ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बना लेगा कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश के 7 प्रकार बताए हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। अपभ्रंश के कुल 7 प्रकार बताए। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है इसको भी मैंने आपको बता दिया। अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत रूप, गिरा हुआ रूप, निकृष्ट रूप। और इसका जो जन्म शताब्दी है वो 8वीं सदी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य माना गया है। अपभ्रंश के वाल्मीकि हमारे माने गए हैं स्वयंभू। ठीक है, अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि के महाभारत में मिलता है। उसके बाद अपभ्रंश का वाल्मीकि, इसको कहा स्वयंभू को कहा। किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। अब आते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली है? बोली मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बोली आपको मैंने, बोली का क्या मतलब होता है? बोली, उपबोली, भाषा, उपभाषा, उसको मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ यार एक पश्चिमी, ये जो हमारी पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत हमारी 5 बोलियां आती हैं। कितनी बोलियां आती हैं? 5 बोलियां। चलो हम ऐसे लिख देते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंदर हमारी 5 बोलियां आती हैं। पहली हमारी आती है ब्रज भाषा, पहली आती है हमारी ब्रज भाषा। क्या आती है? ब्रज भाषा। नोट करना, ठीक है। दूसरी हमारी आती है खड़ी बोली, दूसरी हमारी आती है खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली आती है। तीसरी हमारी आती है, तीसरी जो हमारी आती है हमारी है खड़ी बोली। इसके बाद हमारी आती है हरियाणवी, जिसको हम क्या कहते हैं? हरियाणवी। क्या कहते हैं? हरियाणवी, हरियाणवी। या फिर इसको हम बांगरू के नाम से भी जानते हैं, बांगरू। क्या इसको हम बांगरू के नाम से भी जानते हैं? और अगला हमारा हो जाएगा बुंदेली। क्या हो जाएगा? बुंदेली। और अगला हो जाएगा हमारा कन्नौजी, कन्नौजी, कन्नौजी। थी हमारी कितनी बोलियां हो गई? 5 बोलियां हो गई। ध्यान दीजिएगा, ब्रजभाषा और इसको खड़ी बोली। खड़ी बोली का नाम किसने सबसे पहले दिया? इसको हम कौरवी बोली के नाम से भी जानते हैं।
किस बोली के नाम से जाते हैं? कौरवी बोली। कौरवी बोली किसने कहा? बाबा जी ने। बाबा कौन है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन ने सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया। तो यहाँ पर प्रश्न बन गया कि पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्नलिखित बोली नहीं है, तो फिर वहां पर गाड़ी फंस जाएगी। तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो हमारी है ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी हो गई। ठीक है, हरियाणवी हो गई जिसको हम बांगुर के नाम से जानते हैं, बुंदेली हो गई, और हमारी कन्नौजी हो गई। और यहाँ पर एक दक्षिणी भाषा आती है, हालांकि इसकी गणना नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। दक्षिणी बोली है, ये कर्नाटक के आसपास बोली जाती है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। ये कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक के आसपास। कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, लेकिन इसकी बोली में गणना नहीं है। आते हैं हम अगले पेज पर जो हमारा है। इसके बाद आते हैं हम अर्धमागधी अपभ्रंश पर। पहला हमारा हो गया सौरसेनी अपभ्रंश। आते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश पर। क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब आपको बता ही दिया। अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत रूप। अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत रूप। ठीक है, विकृत रूप या फिर बिगड़ा हुआ रूप, या फिर बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप। और अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि के महाभारत में मिलता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी पूर्वी हिंदी आती है। कौन हिंदी आती है? पूर्वी हिंदी आती है। यहाँ पर ऐसे आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कौन हिंदी आती है? पूर्वी हिंदी आती है। ठीक है, अब पूर्वी हिंदी ये हमारी क्या हो गई? पूर्वी हिंदी एक प्रकार की हमारी उपभाषा हो गई। अब इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां हैं ये आपको समझना होगा। ये हमारी क्या हो गई? उपबोली हो गई। क्या हो गई? उपबोली हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? उपबोली हो गई। और ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी बोली हो गई। अभी जो आपको 3 बोली लिखेंगे, ठीक है, ये क्या हो गई? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आती है? हमारी अवधि आती है। क्या आती है? अवधि। ठीक है, अवधि हो गई। और इसके बाद अवधि के बाद फिर आता है दूसरा बघेली। क्या आता है? बघेली। ये बघेली हो गया। और इसके बाद आता है हमारा तीसरा आता है छत्तीसगढ़ी। क्या आता है? छत्तीसगढ़ी। ये हमारी 3 बोलियां हो गई। ठीक है, ये इसको ए के नाम से, इसको बी के नाम से, इसको सी के नाम से डिनोट करते हैं। ये हमारी क्या है? बोली है। बोली कहाँ होती है? गांव स्तर पर। उपबोली कहाँ होती है? जिला स्तर पर। ऐसे आपको इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उपबोली कहाँ होती है? बोली हमारी कहाँ होती है? जो हमारी उपबोली होती है ये गांव स्तर पर होती है। ठीक है, ये हमारी पूर्वी हिंदी है। ये हमारी पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी है। 3 बोलियां हो गई। 5 बोली उधर हो गई, 3 बोली इधर, 8। कुल मिलाकर भोलानाथ तिवारी ने बोली के 17 प्रकार बताए हैं। अभी 17 प्रकार आपको पूरा कर देते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा अपभ्रंश है मागधी अपभ्रंश। क्या है? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश ये हमारा है मागधी अपभ्रंश। ठीक है, पहला हमारा क्या हो गया था? सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा हमारा क्या होगा? अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरा हमारा क्या होगा? मागधी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत हमारी कौन बोली आती है? बिहारी बोली आती है। ठीक है, ये बिहारी क्या है? उपभाषा है। ये बिहारी क्या है? ये हमारी क्या है? बिहारी। बिहारी, ठीक है, ये हमारी बिहारी आ जाती है। ठीक है, बिहारी बोली ये हमारी क्या है? बिहारी। ठीक है, बिहारी हमारी क्या है? ये हमारी बिहारी हिंदी आ जाती है। बिहारी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी आ गई इसके अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत हमारी चार बोलियां आती हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हमारी कितनी? चार बोलियां आती हैं। कौन आती है? भोजपुरी। कौन आती है? भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी। भोजपुरी हो गया, मगही। भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, और इसके बाद मैथिली हो गया। मैथिली, मैथिली, मैथिली। कुल मिलाकर के 3 मूल बोली हैं और एक आती है अंगिका, लेकिन इसकी बोलियों में गणना नहीं है। इसको सिर्फ दिमाग में अलग से आपको रखना है, अंगिका। तो मुख्य रूप से 3 बोलियां हो गई। ठीक है, सौरसेनी में 5 बोली। ठीक है, सौरसेनी में 5 बोली, और अर्धमागधी में 3 बोली, और 3 बोली हमारी हो गई मागधी में।
मागधी ब्रह्म से 5 3 8 3 11, ठीक है 11 हमारी ये हो गई बोली। और हम चलते हैं अगले पर, पैसाची, पैसाची अपभ्रंश, किस पर चलते हैं, पैसाची अपभ्रंश। ये क्या है, पैसाची अपभ्रंश है, ये है हमारा पैसाची अपभ्रंश, या इसी को हम नागर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नागर, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारी राजस्थानी हिंदी आती है, कौन आती है, राजस्थानी हिंदी, नोट करना इसको। इसके अंतर्गत हमारी क्या आती है, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी आती है, ठीक है, राजस्थानी हिंदी आती है। अब इसके अंतर्गत पूछेगा कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं, तो फिर या फिर पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी हिंदी है, पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी हिंदी है। तो जब तक भाई कंटेंट को नहीं पढ़ोगे, विकल्प को पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। अब राजस्थानी जो हमारी हिंदी है, ये जो राजस्थानी हमारी हिंदी है, इसके अंतर्गत हमारी आती है जयपुरी है, मारवाड़ी है, ठीक है, जयपुरी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, ठीक है, आते हैं जयपुरी, जयपुरी हो गई, मारवाड़ी हो गई, ये बोलियां हैं, ये क्या है, मारवाड़ी हो गई, और मेवाती, मेवाती और मालवी, ये मालवी, ये मालवी हो गई, ये क्या है, ये बोलियां हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, पूर्वी राजस्थानी, क्या, पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, ये पूर्वी राजस्थानी, ठीक है, ये पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, और यह पश्चिमी राजस्थानी, यह पश्चिमी राजस्थानी, और यह पूर्व पश्चिम उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, और यह दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। तो इसके अंतर्गत हमारी कितनी बोलियां हो गई, 4 बोलियां हो गई, कितनी हो गई, 4 बोलियां हो गई। पहले सौरसेनी में कितनी बोलियां थी, 5 बोलियां थी, ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश में 5 बोलियां, उसके बाद अर्ध मागधी अपभ्रंश से हमारी 3 बोलियां, ठीक है, मागधी अपभ्रंश में 3 बोलियां, और यहाँ हमारी पैसाची अपभ्रंश में, पैसाची अपभ्रंश में हमारी कितनी हो गई, 4 बोलियां हो गई, कितनी हो गई, 4 बोलियां हो गई। तो 5 3 8 3 11 4 15, 2 बोलियां दोस्तों और बची हैं। देखते हैं अगले वाले अपभ्रंश में, अगला हमारा है खस अपभ्रंश, जिससे पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। क्या है हमारा, खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, जिससे हमारा जन्म हुआ है, पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है, पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। जिस प्रकार से हम आपको बोलियां पढ़ा देंगे कि आपको किसी भी किताब की जरूरत ही नहीं होगी। पहाड़ी हिंदी का जन्म, किसका जन्म हुआ है, पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। इसमें हमारी 2 बोलियां आ जाती हैं, कौन, कुमाऊनी और गढ़वाली, कौन आ जाती है, कुमाऊनी, कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली, गढ़वाली। अब बोल वहां प्रश्न कर लेगा कि निम्नलिखित में से कुमाऊनी बोली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, और किस हिंदी के अंतर्गत है, तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। ऐसे पूछेगा कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां नहीं है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां नहीं है, तो नहीं है 2 तो इसमें से दे देगा, और 1 दे देगा कोई गलत, और 1 दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो जब तक पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ये दोनों बोलियां, इसको ध्यान में आपको रखना है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, और ये पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से भी इसको हम जानेंगे। कैसे जानेंगे, पश्चिमी पहाड़ी, ऐसे ध्यान दीजिएगा। हालांकि यहाँ प्रश्न नहीं बनाएगा, लेकिन ध्यान में आपको रखना है, पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती पहाड़ी। तो कुल मिलाकर उधर कितना हुआ था, हमारा कितना हुआ था, 15 हुआ था, ठीक है, और 2 बोली हमारी ये हो गई, तो कुल मिलाकर हमारी कितनी बोली हो गई, 17 बोली हो गई। तो 17 बोली हमारी हो गई। ये किसके अनुसार है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। ये 17 बोली मैंने आपको पढ़ा दिया, 5 अपभ्रंश पढ़ा दिया। एक अपभ्रंश और है, उसका उसको ब्राचर है, ब्राचर अपभ्रंश है, लेकिन इसके अंतर्गत कोई बोली नहीं है, ब्राचर अपभ्रंश है, ब्राचर अपभ्रंश है, और इसको महाराष्ट्र के भी नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से यही हमारे 5 अपभ्रंश हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे किन प्रदेशों में, किन किन प्रदेशों में हमारी राजभाषा हिंदी बोली जाती है, वह कौन कौन से प्रदेश हैं जहां पर हमारी राजभाषा हिंदी बोली जाती है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बनाया है, क्या बनाया है, BC
डी। ठीक है दोस्तों, क्या बनाया है? बी सी डी एच एच, क्या बनाया है? एच एच। ठीक है, एच एच और यू यू जी एम, यू यू जी एम। इस प्रकार से आपको इसको ध्यान में रखना है, इस प्रकार से इसको आपको ध्यान में रखना है। बी से हमारा क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, इन प्रदेशों की राजभाषा हिंदी है। बी से हमारा क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, बी से हमारा क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और सी से हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, सी से हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। सी से हमारा छत्तीसगढ़। डी से हमारा हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। यानी कि इन प्रदेशों की राजभाषा हिंदी है। एच से हमारा हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। और इस से हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। यानी कि इन प्रदेशों की राजभाषा हिंदी है। उसे हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इस से हो जाएगा हमारा उत्तरांचल। क्या हो जाएगा? उत्तरांचल। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और जी से हमारा हो जाएगा, जी से हमारा हो जाएगा झारखंड। जी से हमारा हो जाएगा झारखंड। चलो इसको यहां लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं। जी से हमारा हो जाएगा झारखंड, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, और यम से हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इन 9 प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। कितने प्रदेश हुए? 9 प्रदेश हुए। पूछ लेगा कि निम्नलिखित प्रदेशों की राजभाषा हिंदी नहीं है, तो फिर कहानी आपकी फंस जाएगी। ये आपको कहाँ से मिलेगा? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की बुक से मिलेगा प्यारे, और जगह मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से ही याद किया है, और आपको भी ट्रिक, अगर इससे भी आसान ट्रिक लगे तो आप याद कर सकते हैं। इन 9 प्रदेशों की राजभाषा हिंदी है। बी से हमारा हो गया बिहार, सी से हमारा छत्तीसगढ़, डी से हमारा दिल्ली हो गया, एच से हरियाणा, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से, ये यू है, ठीक है, यू यू फॉर अम्ब्रेला। यू से हमारा उत्तर प्रदेश, यू से हमारा उत्तरांचल, जी से हमारा झारखंड, और एम से हमारा मध्य प्रदेश। यानी कि इन 9 प्रदेशों की राजभाषा हिंदी है। इन 9 प्रदेशों की राजभाषा, ठीक है, इन 9 प्रदेशों की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा क्या है? हिंदी है, राजभाषा हिंदी है। और इससे इतरेतर, कुछ हमारे इतरेतर देश भी है, जैसे वहां मॉरिशस में भी कुछ हिंदी बोली जाती है। मॉरिशस के कुछ भाग में जो हमारे इतरेतर देश है, वहां भी कुछ कुछ रूपों में हमारी हिंदी बोली जाती है। इस प्रकार से दोस्तों, मेरा यह आज यहीं तक, और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको, ये हमारा क्या है? खस अपभ्रंश है। खस अपभ्रंश से हमारी पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ है। एक बार रिवीजन करा देते हैं आपको। खस ये क्या है? अपभ्रंश है। खस अपभ्रंश से हमारी क्या हुआ? पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ। किस हिंदी का जन्म हुआ? पहाड़ी हिंदी का। इसके अंतर्गत हमारी 2 बोलियां हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली, इसको हम पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला हमारा है पैसाची अपभ्रंश। क्या है? पैसाची अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का जन्म हुआ है। ये पैसाची अपभ्रंश है। अपभ्रंश भी आपको बता दिया, भ्रंश क्या है, किस अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का जन्म हुआ है? तो पैचासी अपभ्रंश से। अब इसी में से 4 अपभ्रंश दे देगा, और जब तक आप मतलब डिटेल नहीं पढ़ोगे, रट्टा मारने से काम चलने वाला नहीं है। तो पैचासी अपभ्रंश के अंतर्गत, पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी राजस्थानी हिंदी का जन्म हुआ। और इस राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ये 4 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। इसको हम पूर्वी राजस्थानी के नाम से जानते हैं, इसको हम पश्चिमी राजस्थानी के नाम से जानते हैं, इसको हम उत्तरी राजस्थानी के नाम से जानते हैं, और इसको हम दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। यहाँ भी प्रश्न बना सकता है, और उसको अगर और डीप में जाना है चला जाएगा कि पश्चिमी राजस्थानी की हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां हैं, पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोलियां हैं। तो मारवाड़ी हो जाएगा, मेवाती दे देगा, मालवी, ही 4 में से दे देगा, और गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, अगला हमारा है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश क्या है? मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी जो है बिहारी हिंदी आती है। कौन हिंदी आती है? बिहारी हिंदी। तो पूछेगा कि बिहारी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश के अंतर्गत हुआ है? तो बिहारी हिंदी का जन्म मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हुआ है। अभी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। मुख्य रूप से 3 ही बोलियां हैं, मुख्य रूप से 3 बोलियां हैं। एक अंगिका आपको अलग से ध्यान रखना है, इसकी बोली में गणना नहीं है। जैसे उधर दक्षिणी बोली है, वो कर्नाटक के आसपास बोली जाती है। अगला हमारा है अर्धमागधी अपभ्रंश। दोस्तों, कंटेंट को ऐसे पढ़िएगा, जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ना पढ़ें इसको।
ये सब मूल चीजें हैं। ये क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश है। अब अपभ्रंश का मतलब ये विकृष्ट रूप। अपभ्रंश हमारा जो 8वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी के आसपास तक हमारा अपभ्रंश का रूप चला है। आपको पहले भी बता दिया है। पूर्वी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से माना जाता है? पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत माना जाता है। इसके अंतर्गत क्या है? 3 बोलियां हमारी हैं, ए बी सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके अंतर्गत हमारा क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूछ लेगा, सौरसेनी अपभ्रंश दे देगा, अर्धमागधी अपभ्रंश दे देगा, पैशाची अपभ्रंश दे देगा। तो जब तक कंटेंट नहीं क्लियर होगा, यहाँ कोई रट्टा थोड़ी काम चलेगा, यहाँ कोई थोड़ी काम चलेगा। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये हमारी 5 बोलियां जाती हैं। ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, और ब्रज भाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, और हमारी जो है ये हरियाणवी हो गई, और बुंदेली और कन्नौजी, बुंदेली और कन्नौजी। और इस करवी को, इस खड़ी बोली को करवी बोली के नाम से भी जाना जाता है। किसने कहा था? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। किसने कहा था? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा था। ये हमारे कौन है? पतंजलि है। अर्थात अपभ्रंश का जो सबसे पहला प्रयोग मिलता है वो पतंजलि के महाभारत में मिलता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। और स्वयंभू की जो रचनाएं हैं पौमचर्यु है, इसमें भगवान राम और सीता का वर्णन है पौमचर्यु में। और यहाँ इनका क्या है? छंद शास्त्र है। क्या है? छंद शास्त्र है। ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश तमाम बार शब्द आते रहते हैं। अपभ्रंश का मतलब ही जानो, विकृत रूप, बिगड़ा रूप। आप यहाँ से बता दिया। ये संस्कृत सबसे पहले हमारी वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, ऐसे ही समझो। इसमें हमारे वैदिक संस्कृति में हमारे क्या लिखे गए? वेद लिखे गए। वैदिक संस्कृति में जो कि ब्रह्मा के द्वारा वेद लिखे गए, ये हमारी क्या है? वैदिक संस्कृति है। ऐसे ही समझ लीजिए दोस्तों, ये हमारी क्या है? वैदिक संस्कृति है। क्या है? ये वैदिक संस्कृति है। ठीक है, ये वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में क्या लिखे गए? हमारे वेद लिखे गए। वेद किसके द्वारा लिखे गए? ब्रह्मा के द्वारा लिखे गए। फिर इसके बाद हमारी आती है लौकिक संस्कृति। क्या आती है? लौकिक संस्कृति। लौकिक जो लोक भाषा में प्रयोग किया गया, जो हमारी क्या है? लौकिक संस्कृति है। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर के सिर्फ संस्कृति कर दिया है। इसमें हमारे क्या लिखे गए? रामायण लिखे गए, रामायण लिखे गए, और महाभारत लिखे गए। क्या लिखे गए? महाभारत लिखे गए। फिर इसके बाद हमारी आ जाती है पाली। पाली आ जाती है, जो हमारी पाली भाषा आ जाती है, जिसमें हमारे हीनयान, महायान है। फिर हमारी प्राकृत आ जाती है, फिर अपभ्रंश आ जाती है, फिर अवहट्ट आ जाती है। इसके बाद हमारी पुरानी हिंदी, फिर हिंदी। तो इन सब चीजों को आपको डिटेल में रखना है। पूछता है, ऐसे घुमा के पूछेगा कि प्राकृत भाषा का जन्म किस भाषा के बाद हुआ है? तो पाली के बाद हुआ। यहाँ से प्रश्न बना लेगा दोस्तों। पूछ लेगा कि अवहट्ट का जन्म किस भाषा के बाद हुआ है? तो अवहट्ट का जन्म अपभ्रंश के बाद हुआ है। या ऐसे घुमा लेगा कि प्राकृत के बाद की भाषा क्या है? तो प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश है। या ऐसे घुमा लेगा कि अपभ्रंश के बाद की भाषा क्या है? अपभ्रंश के बाद की भाषा अवहट्ट है। तो जब तक इन सब चीजों को आप ध्यान में नहीं रखोगे, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, यह सब रटने की चीजें नहीं है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ये हमारी क्या है? बोली है। ये क्या है? हमारी उपबोली कहाँ बोली जाती है? गांव स्तर पर। उपबोली कहाँ बोली जाती है? गांव, जिसे हम लोग गांव में हैं। ठीक है, गांव में है, यहाँ पर उपबोली बोली जाती है। जिला स्तर पर बोली थोड़ा सा और अच्छी, उसका रूप, उस वहां पर जाने के बाद थोड़ा उसका रूप और अच्छा हो जाता है। और जो उपभाषा है, ये प्रदेश स्तर पर चली जाती है। और देश स्तर पर हमारी क्या है? देश स्तर पर हमारी क्या होती है? भाषा। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। राष्ट्रभाषा का दर्जा अंग्रेजी भाषा को मिला है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 343 सेकंड में 15 वर्षों तक संसद चाहे तो अंग्रेजी को और उसके टाइम को बढ़ा सकता है। तो अनुच्छेद 343 से, और इसके बाद इस प्रकार से हमारी बोली हो गई। और तो बोली को दोस्तों इस प्रकार से आप पढ़िएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, फिर आपको हम अगले वीडियो में इसको और अच्छे से आपको पढ़ा के पोस्ट करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।